Hi, welcome back to my YouTube channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, a clinical psychology student, a certified CBT practitioner, a certified hypnotherapy practitioner. So today we will talk about illness anxiety disorder or hypochondriasis. In my last video, I talked about functional neurological disorder or FND. So today we will discuss illness anxiety disorder in detail. So what is illness anxiety disorder? I will talk about that. I will talk about the symptoms of illness anxiety disorder, differential diagnosis, comorbidity, and also the treatment of illness anxiety disorder. So let's see what is there present in illness anxiety disorder. So, what are the symptoms of illness anxiety disorder? Patients with illness anxiety disorder are so preoccupied with the idea that they or might become ill that their illness anxiety impairs social and occupational functioning or causes significant distress. क्या होता है? पेशेंट जो होते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स के आर सो प्रीऑक्यूपाइड विद द आइडिया, वो पहले से ही उनके दिमाग में आइडिया चल रहे होते हैं दैट दे आर और माइट बिकम इल, वो इल हो सकते हैं। कभी कभार वो इल नहीं भी होते हैं, कभी कभार वो बीमार नहीं भी होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये आइडिया चल रहा होता है कि वो इल हो सकते हैं। दैट देयर इलनेस एंजाइटी इंपेयर सोशल, क्या होता है इतना ज्यादा दिमाग में सोचने लगते हैं कि इनका सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी प्रॉब्लम करने लगता है। हाय मैं बीमार हूं, हाय मैं परेशान हूं, इतना उनके दिमाग में चलता रहता है। द पेशेंट विल कीप ऑन थिंकिंग दैट ही इज इल और दैट शी इज इल। Patient may or may not have physical symptoms in the next patient को कभी कभार physical symptom हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, but if they do, their concern is the possible amplification of the symptoms. क्या होता है अगर उनके अंदर सिम्टम्स हैं तो उनके अंदर दिमाग में और ज्यादा एम्प्लीफिकेशन आ जाता है सिम्टम्स का, दैट द सिम्टम्स themselves। एक छोटा सा रैश भी होगा ना तो वो समझेंगे स्किन कैंसर है। स्किन में अगर अगर स्टमक डिस्कम्फर्ट है तो वो सोच सकते हैं स्टमक में कैंसर है। तो छोटे से भी सिम्टम्स को वो इतने बड़ी बीमारी समझने लगते हैं, इतना बड़ा डिसऑर्डर समझने लगते हैं कि वो बार बार उसी के बारे में एंजाइटी करने लगते हैं, बार बार सोचने लगते हैं। और सिम्टम्स देखते हैं। सम पेशेंट एग्जामिन देमसेल्फ रिपीटेडली, आप अपने आप को बार बार एग्जामिन करेंगे कि कहीं क्या हो गया है, अपनी पूरी बॉडी को एग्जामिन करेंगे। लुकिंग एट देयर थ्रोट, थ्रोट को एग्जामिन कर सकते हैं, मिरर में स्किन को एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे कोई भी लेशन आ गया, रैश आ गया, हर बार बार उसको एग्जामिन करेंगे और उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। दे आर इजिली अलार्म्ड बाय न्यू सोमैटिक सेंसेशन, कोई भी सोमैटिक सेंसेशन होगा जैसे रैश आ गया, लेसन आ गया, तो उस पर इजिली अलार्म्ड हो जाते हैं, बार बार फोकस जाने लगता है, बार बार अटेंशन ग्रैप होने लगती है। सम पेशेंट माइट विजिट फिजिशियन फ्रिक्वेंटली, कोई कोई पेशेंट होता है बार बार डॉक्टर्स के पास जाता है क्योंकि एक डॉक्टर से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वो दूसरी बार जाएंगे, दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तीसरी बार जाएंगे, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। केयर सीकिंग टाइप के होते हैं और कुछ होते हैं केयर अवॉइडेंट टाइप के, वो मेडिकल डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। द कोर्स इज ऑफन क्रॉनिक, फ्लक्चुएटिंग इन सम स्टडी इन अदर्स, क्या होता है जो सिम्टम्स का जो कोर्स होता है किसी किसी में फ्लक्चुएटिंग होता है और किसी किसी में स्टडी रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके डायग्नोसिस पे। क्लिनिकल एवेल्युएशन कैसा होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का, और ये क्लिनिकल एवेल्युएशन कहाँ का है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 TR का एक क्लिनिकल एवेल्युएशन है। पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड विद हैविंग और एक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस, वही बात हम लोग ने पहले भी करी थी सिम्टम्स में, प्री ऑक्यूपाइड रहेगा और हैविंग और एक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस, कोई भी सीरियस इलनेस की दिमाग में उसके बनता रहेगा फितूर और उसके लिए वो परेशान होता रहेगा। द पेशेंट हैज नो और मिनिमल सोमैटिक सिम्टम्स, पेशेंट के सोमैटिक सिम्टम्स बहुत कम हो सकते हैं, मतलब स्किन पे जो बाहर जो सोमैटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बहुत कम होते हैं और कभी कभार तो होते ही नहीं है, लेकिन वो इलनेस की एंजाइटी उसके दिमाग में रहती है। अब the patient is highly anxious about the health and easily alarmed about personal health issues, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अलार्म्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो अलार्म्ड हो जाएगा बस, और बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर शॉपिंग करेगा। द पेशेंट रिपीटेडली चेक्स हेल्थ स्टेटस और मैल अडेप्टिवली अवॉइड्स डॉक्टर अपॉइंटमेंट, बार बार चेक करता है और कभी कभार तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट
रेपिडली अवॉइड कर देता है, अपने आप से ही अपना हेल्थ स्टेटस भी चेक करने लगता है। कभी कभार तो इंटरनेट पे देखने लगेगा, अगर मेरे कोई रैश आया तो इंटरनेट से चेक करेगा बार बार, अच्छा इस रैश में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा इस रैश में क्या हो सकता है। द पेशेंट हैज बीन प्री ऑक्यूपाइड विद इलनेस फॉर 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ के लिए ये सिम्टम होने चाहिए, तब हम उनको कह सकते हैं कि इनको एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। ऑल द स्पेसिफिक इलनेस फियर्ड, स्पेसिफिक इलनेस तो होती नहीं है लेकिन इनको फियर रहता है कि ऐसा तो नहीं स्पेसिफिक इलनेस है। ठीक है। अब सिम्टम्स आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर बाय डिप्रेशन और अनदर मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और अनदर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं। द पेशेंट हु हैव सिग्निफिकेंट सोमैटिक सिम्टम्स एंड आर प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट द सिम्टम्स, जिनको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर होता है और सिग्निफिकेंट सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, वो और ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। ठीक है। themselves are diagnosed with somatic symptom disorder, उनको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकता है। अब इसके आ जाते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है आपका, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकता है। इन डिसऑर्डर्स के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करूंगा, कैसे ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसमें आ सकते हैं। कोमॉर्बिडिटी में कौन कौन से आ सकते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आ सकता है, ऑक्यूपेशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर आ सकता है, और ओसीडी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं इसमें। अब कॉजेस क्या होते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इज नॉट क्लियर, एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है, बट दीज फैक्टर्स में प्ले अ रोल, क्या क्या फैक्टर्स प्ले रोल कर सकते हैं। बिलीव्स में दैट you may have a difficult time tolerating uncertainty over comfortable or unusual body sensation. This could lead you to misinterpret that all body sensations are serious, so you search for evidence to confirm that you have a serious disease. इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी हम लोग को डिफिकल्ट लगता है कोई भी टॉलरेट करने का, अनसर्टेनिटी क्या हो जाता है, हमारे हमारे शरीर हमारे स्किन पे कभी कोई रैश हो सकता है, कभी कोई लेसन हो सकता है, तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उस बॉडी सेंसेशन को टॉलरेट करना बहुत, या कोई मसल में पेन हो रहा है उसको टॉलरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वजह से हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारे को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। फैमिली में क्या होता है, यू मे बी मोर लाइकली टू हैव हेल्थ एंजाइटी इफ यू हैव पेरेंट्स हु आर वरीड टू मच अबाउट देयर ओन हेल्थ और हेल्थ। अगर फैमिली में आपके किसी कोई डायबिटीज का मरीज, डायबिटीज का पेशेंट है या फिर कैंसर का पेशेंट है, और वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और बहुत ज्यादा वरीड है, या फिर उनकी फैमिली में और किसी को अगर बहुत ज्यादा वरीड है कुछ लोग जो हेल्थ एंजाइटी हेल्थ के लिए, तो उनको भी हो सकता है, उन पेशेंट्स को भी ये हो सकता है इलनेस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। पास्ट एक्सपीरियंस में अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, या फिर आप हॉस्पिटल में बहुत देर तक, बहुत दिनों तक एडमिट रहे हो, तो आपको भी ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि आपको एंजाइटी हुई थी उस चीज की और आप वहां पे बहुत रहे थे, तो वो ट्रॉमा की वजह से आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अब आते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, हाउ इट इज ट्रीटेड। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में हम एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी पिल्स दे सकते हैं, ठीक है, टू हेल्प योर फील लेस एंशियस और डिप्रेस्ड। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैन बी यूज्ड। व्हाई कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैन बी यूज्ड? टू work upon the anxiety and fears of the patient. Okay, so this is all about the illness anxiety disorder. In my next video, I will talk about the feeding and eating disorder and about the feeding and eating disorder of mental disorders. And thank you for watching this video. And please like and share my video. And if you have any problems with the video or any questions regarding the topic, please ask in my comment section and we will answer. Thank you.